दोस्तों नमस्कार। आप सभी को आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। हम आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी सीरीज कर रहे हैं। हम आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी सीरीज कर रहे हैं और थ्योरी सीरीज को मैंने, जैसा आपको मालूम है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। रादर मैं तो कहूंगा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कमेंट टाइप सीरीज, 50 वीडियोस, 50 कंसेप्ट्स, 50 कमेंट्स आपके लिए मैंने डिस्कस किए, जो पास्ट ईयर पेपर्स से लेकर प्रैक्टिस मैनुअल तक मैंने कवर कर दिया। दूसरा पार्ट जो मैंने सीरीज में बनाया उसका नाम है शॉर्ट नोट्स एंड डिफरेंस बिटवीन। शॉर्ट नोट एंड डिफरेंस बिटवीन सीरीज, इसके भी 50 वीडियोस मैं बनाने की इच्छा रखता हूं। आज 15th वीडियो कर रहा हूं रिकॉर्ड। और तीसरी चीज, डायग्राम्स। मैंने 101 डायग्राम की बुक आपको दिखाई, आपको दी। तो ये तीनों का जुमावड़ा अगर हम टोटल कर दें तो 42-50 मार्क्स का पेपर इसी में से आ रहा है। तो आइए हम एक स्टेप और आगे चलें अपनी सक्सेस के लिए। लेक्चर नंबर 15 या आप समझ लें डिफरेंस बिटवीन 15 हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डिफरेंस बिटवीन मैं आपको बताऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, जबकि छोड़ने की चीज है ही नहीं। बड़ा ही सिंपल सा ये आपके सामने मैं डिफरेंस बताऊंगा। और डिफरेंस भी किसके बीच में, डिफरेंस भी किसके बीच में, राइट डिफरेंस बिटवीन forfeiting and export factoring सर्विसेज। बेटे ये दोनों सर्विसेज दी जा रही। तो ये पेपर में कहा आया मैं आपको बता दूं, अभी दिखा भी रहा हूं। CS दिसंबर 2015, CS जून 2016 और आपकी प्रैक्टिस मैनुअल में भी ये दिया हुआ है। तो आइए जी हम सभी इस कंसेप्ट को समझने के लिए 15-20 मिनट अपनी लाइफ के ध्यान से इसको सुने। और मुझे यकीन है कि अगर आपने सुन लिया और आपको लॉजिक समझ आ गया तो आप आराम से कर पाएंगे, कोई मुश्किल आने वाली ही नहीं है। तो प्लीज आप एक तो अपना रजिस्टर ओपन कर लें, क्योंकि इसमें कुछ लिखना है। अपना थ्योरी एंड डायग्राम रजिस्टर जो मैंने आपका बनवाया हुआ है, आप उसको ओपन कर लें, इरादे बुलंद कर लें। और मैंने आपको शॉर्ट नोट की सीरीज लिखवाई हुई है, एक बार मैं वो सीरीज दिखा देता हूं। हम इस समय 15th कर रहे हैं, डिफरेंस और शॉर्ट नोट। डिफरेंस बिटवीन forfeiting एंड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, forfeiting एंड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। ठीक है जी। तो आइए दोस्तों, हम सब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस मैनुअल भी आप प्लीज ओपन कर लें, अपने पास रख लें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस मैनुअल के सारे थ्योरी के क्वेश्चंस
सारे शॉर्ट नोट्स, सारे कमेंट्स, सारे डिफरेंस बिटवीन कवर कर दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। आपको जब दिखे कि ये प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर हो चुकी है, तो आपके मन में एक विश्वास पैदा हो, और वही विश्वास लाइफ में आगे लेके जाता है सक्सेस की तरफ। क्योंकि जो हिमालय पर्वत को ऊपर चढ़ता है, वो एक दिन में नहीं चढ़ता, वो पहले छोटे छोटे पर्वतों में चढ़ता है, उसका हौसला बन जाता है, और उस हौसले के साथ वो हिमालय पर्वत पे जाकर झंडा गाड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम छोटे छोटे ये लेक्चर्स देखकर अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेंगे, और उस दिन हम वहां पर जाकर, जून हो या दिसंबर हो, चाहे भरी गर्मी हो चाहे भरी सर्दी हो, बेटे जून में गर्मी ज्यादा होती है सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, और दिसंबर में सर्दी ज्यादा होती है। चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हम वहां पर जाकर अपने झंडे गाड़ के ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे तो जरा सा भी आपकी कैपेबिलिटी पे शक नहीं है। आपको पता नहीं अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास है या नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है आप पे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर थोड़ा सा फोकस्ड होके चलो, एक काम को एक समय ईमानदारी से फोकस होके करो, तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो प्लीज आप प्रैक्टिस मैनुअल खोलिए, और हम 1 मिनट के लिए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, फिर चलेंगे आगे। बेटे जब आप स्कूल में होते थे तो आपको याद है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करते थे 3 3 बार प्रेयर में खड़े होकर। तो अब क्या हो गया आपको? अब क्यों नहीं हम ऐसा करते? क्या आप बड़े हो गए? क्या बड़े लोग, क्या जब जवान हो जाते हैं तो क्या हमें मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए? आइए बेटे, आइए, मैं आपको लेके चल रहा हूं कहीं दूसरी जगह, जहां पर मैं आपको फॉर फेटिंग एंड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सर्विसेज का डिफरेंस बताना चाहता हूं। बेटे डिफरेंस, डिफरेंस बताऊंगा, अंतर, कि भाई इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। मैं भूपेश आनंद इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोरफेटिंग, फोरफेटिंग एंड एक्सपोर्ट फैक्टरी। बेटे कहानी कुछ लंबी सी है, आप बस 10 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको मालूम है, मैंने एक चैप्टर कराया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बिल्कुल ग्रास रूट से बताना शुरू कर रहा हूं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटे? एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कि भाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करना। और बेटे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और बेटे करंट एसेट्स में डेटर्स, इन्वेंटरी,
कैश, इसका मतलब अगर करंट एसेट्स में डेटर का बैलेंस बढ़ गया तो करंट एसेट बढ़ गए तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। इसका मतलब आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाए या इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ जाए या कैश का बैलेंस बढ़ जाए। तो मैं बात अपना ध्यान दे रहा हूं डेटर्स के ऊपर, ध्यान से सुनना जी। डेटर्स कौन होते हैं? जब एक सेलर एक बायर को गुड्स क्रेडिट में सेल कर देते हैं, एक सेलर एक बायर को अगर गुड्स क्रेडिट में उधार में बेचता है तो बेटे बेटे हम कहते हैं कि क्योंकि उधार में बेच दिया है तो इसका नाम है डेटर्स। अब बेटे पैसे तो सेलर को मान लेते हैं उसने 3 महीने का उधार दिया है तो बेटे डेटर को सेलर को तो पैसे 3 महीने के बाद देगा ये बायर। इसका मतलब उधार तो देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, मार्केट का यही स्टैंडर्ड है, सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन सवाल आता है कि ये सेलर को पैसों की जरूरत है, ये सेलर को पैसों की जरूरत है तो सेलर क्या कर सकता है, इस डेटर ये जो पैसे उसको लेने हैं बायर से, ये जो बिल उसने रेज किया है, ये जो बिल रेज किया है, जो बायर के ऊपर उसने ट्रेड बिल रेज किया है कि भाई 1 लाख रुपए मैं 3 महीने के बाद आपसे ले लूंगा। अब ये सेलर सेलर मैं कहता हूं जी एक्सपोर्टर भी हो सकता है, ये सेलर कैन बी एक्सपोर्टर और दिस अगर मैं कहूंगा ये एक्सपोर्टर है तो ये इंपोर्टर भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, मैं धीरे धीरे फॉरफेटिंग और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में आ गया हूं, धीरे धीरे आ भी गया हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ गया। मैं रिपीट कर देता हूं, मैं कहता हूं कि एक होता है जी एक्सपोर्टर, मैं अब एक्सपोर्टर की बातें कर रहा हूं, सेलर ही है। एक होता है जी इंपोर्टर, बायर है। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? क्रेडिट फेल हो सकती है। इसके कंपैरेटिवली एक्सपोर्टर को मान रहे हैं कि 3 महीने के बाद पैसे मिलेंगे। अब ये जो एक्सपोर्टर है ये अपना बिल जो उसने रेज किया था किस पे, इंपोर्टर पे, इसको इसको फाइनेंस करा सकता है। एक्सपोर्टर कैन फाइनेंस दिस बिल। तो उसकी दो सर्विसेज हैं, एक सर्विस का नाम है फॉर फैक्टिंग सर्विसेज, ध्यान से सुनना, और एक का नाम है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। देखो मैं शुरू कहां से हुआ था, वर्किंग कैपिटल से, करंट एसेट से, डेटर्स से, डेटर्स के बाद में एक्सपोर्टर में आ गया, एक्सपोर्टर के बाद में आ गया कि मेरे को वो पैसों जो मैंने ट्रेड बिल रेज किया है उसको फाइनेंस कराना है, उसको फाइनेंस कराने के लिए डेटर, एक्सपोर्टर, सेलर एक्सपोर्टर कैन अवेल टू सर्विसेज। एक का नाम है फॉरफेटिंग सर्विसेज और एक सर्विस का नाम है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सर्विसेज। तो मुझे यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है कि फॉरफेटिंग क्या होती है और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग क्या होती है। तो हैं दोनों ही एक्सपोर्टर के केस में, मतलब दोनों हम सर्विसेज कब लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड जब कर रहे होते हैं, एक देश से दूसरे देश में जब ट्रेड हो रहा होता है, प्रॉमिसरी नोट रेज होते हैं, ट्रेड बिल रेज होता है, तो हम उस केस में इन दोनों में से कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे आपको भूख लगी है तो आप इडली सांभर भी खा सकते हैं या आप सांभर
वड़ा भी खा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन है कि दोनों के साथ सांभर मिलेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है कि इडली चावल की बनेगी, वड़ा किसी और चीज का बनेगा, उसका स्वाद अलग है, इसका स्वाद अलग है, दोनों से भूख ही मिटने वाली है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज बेटर है आपके लिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो मैं सबसे पहले आपको फॉर फिटिंग सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं जो अभी तक बता चुका हूं, इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, पहली बात। फिर मैं कह रहा हूं इट इज एन एग्रीमेंट between two persons. One is forfeiting and second is forfeiter. दो व्यक्तियों के बीच में ये एक एग्रीमेंट है जिसके तहत फॉरफेटर इसको 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 फाइनेंस देगा, गिव विल गिव फाइनेंस। मतलब फॉरफेटी को फाइनेंस देगा। क्यों देगा वो देखते हैं। आइए जी, मैं एक फ्लो चार्ट पहले बना के दिखाऊं तो ज्यादा समझ आएगा। मैंने कहा जी, एक तो एक्सपोर्टर होता है और मैंने कहा जी एक इंपोर्टर होता है। एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सामान बेच रहा है, पहला नंबर क्रेडिट सेल। और इट कैन बी अ डेफर्ड पेमेंट ऑल्सो। भाई उसने उधार दे दिया, लोन दे दिया या कुछ भी, और इंपोर्टर के ऊपर ट्रेड बिल इशू कर दिया। बेटे बिल तो बनाएगा ही, तो इंपोर्टर क्या करेगा, वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, विल एक्सेप्ट द बिल, कि भाई मैं आपको 3 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। वो इस बात का आश्वासन दे रहा है, कौन? इंपोर्टर। किसको? एक्सपोर्टर को। लेकिन एक्सपोर्टर कहता है भाई ऐसा है, मैं तेरे पे विश्वास तो करता ही हूं, तेरा अकाउंट जिस बैंक में, तू उससे मुझे गारंटी दिलवा कि तू 3 महीने के बाद मुझे पैसे दे देगा। तो ये इंपोर्टर का जो बैंक है, ये जो इंपोर्टर का बैंक है, ये इंपोर्टर उससे गारंटी दिलवा रहा है। गारंटी गारंटी पक्का ये बैंक कह रहा है कि ये इंपोर्टर पैसे दे देगा, नहीं तो मैं दूंगा। ठीक है जी। तो अब एक्सपोर्टर क्या करता है, एक फोरफिटर के पास जाता है। फोरफिटर मतलब फोरफिटर कौन हो सकता है? या तो बैंक दूसरा कोई हो सकता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, और उसको ये 4 नंबर आ गया जी, ये सेल कर देता है। सेल द बिल एट डिस्काउंट। कौन बेच रहा है? एक्सपोर्टर। किसको बेच रहा है? फोरफिटर को। क्या बेच रहा है? बिल। कितने में बेच रहा है? डिस्काउंट में। मान लेते हैं ये 1 लाख रुपए का बिल बना था, इस समय 1 लाख रुपए का बिल बना था, तो ये 90-80 किसी में भी ये बेच सकता है। हमें उसमें नहीं जाना कि डिस्काउंट कितना है, हम ये कह रहे हैं पूरे का पूरा 1 लाख रुपए का बिल ये डिस्काउंट में इसको आगे सेल कर सकता है। ठीक है जी, ये बात सबको समझ आएगी। अब सवाल आता है कि जब 3 महीने बीत जाएंगे तो ये फोरफिटर इस इंपोर्टर के बैंक के पास जाएगा और उसे कहेगा भैया मुझे पैसे दे दे। तो इंपोर्टर का बैंक फोरफिटर को दे देगा, वो भी बैंक है। और बेटे फोरफिटर ने पहले ही एक्सपोर्टर को, फोरफिटी को 100% जो पैसे देने थे दे दिए, 100% फाइनेंस कर दिया। तो बेटे बैड डेट्स अगर हो गए, मान लो इंपोर्टर का जो बैंक है
वो या इंपोर्टर बैड डेट्स कर देते हैं, तो फिर फॉरफिटर एक्सपोर्टर के पास नहीं जाएगा। क्यों? इस केस में फॉरफिटर बैड डेट की भी गारंटी लेता है कि मैं बैड डेट की भी गारंटी लूंगा। अगर उसने बैड डेट कर दी है, किसने? इंपोर्टर ने, तब भी मैं आपके पास नहीं आऊंगा। इसको बोलते हैं रिकोर्स फॉरफेटिंग। रिकोर्स फॉरफेटिंग, बस हमने ले लिया, ठेका उठा लिया, अब जो होगा देखी जाएगी। ये कौन कह रहा है? फॉरफिटर। किसको? फॉरफेटी को। फॉरफेटी कौन? एक्सपोर्टर। 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 तो बेटे इस केस में एक तो 100% पैसे फॉरफिटर दे देता है, बैड डेट का रिस्क फॉरफिटर बियर करता है, बाकी और कोई सर्विस नहीं देता, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं होती, चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाता है। लेकिन बेटे अगर आप फैक्टरिंग देखें तो फैक्टरिंग इसके हल्की सी चेंज है। जैसे मैं कहता हूं ये एक्सपोर्टर है, ठीक है जी, ये एक्सपोर्टर है, और मैं कहता हूं जी ये इंपोर्टर है। ये एक्सपोर्टर है, ये इंपोर्टर है। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को एक ऑर्डर दिया कि भाई तू मुझको क्रेडिट में ये सामान बेच दे। तो एक्सपोर्टर पहले क्या करेगा? फैक्टर, 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 फैक्टर के पास जाकर पूछेगा कि अगर मैं उसको सामान बेच दूं तो क्या तुम मुझे पैसे, कुछ पैसे, कुछ पैसे, कुछ पैसे एडवांस में दे दोगे? तो ये फैक्टर क्या करेगा? इसकी क्रेडिबिलिटी को फाइंड आउट करेगा और इसके ऊपर लिमिट फिक्स कर देगा कि भाई हाँ ठीक है तुम इसको दे दो। तो मान लेते हैं इसने 3 लाख का सामान 3 महीने के लिए क्रेडिट में एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को बेच दिया। तो एक्सपोर्टर अब क्या करेगा? जो बिल बनाया, जो ट्रांसपोर्ट की कॉपी थी, वो क्या करेगा? वो एक्सपोर्टर क्या करेगा? फैक्टर को दे देगा। देखिए नंबरिंग, देखिए मैं नंबर क्या कर रहा हूं। सेंड्स, ही विल सेंड इनवॉइस एज वेल एज ट्रांसपोर्ट कॉपी टू फैक्टर। अब फैक्टर ने क्या करना है? फैक्टर इसको, एक्सपोर्टर को 70%, 80%, 60%, 50%, वो जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो फाइनेंस कर देगा। मैं मानता हूं 60% फाइनेंस कर देगा। कौन कर देगा? फैक्टर। किसको? एक्सपोर्टर को। तो 3 महीने बीत गए मान लेते हैं, तो 3 महीने के बाद क्योंकि एक्सपोर्टर ने पावर ऑफ अटॉर्नी फैक्टर को दे दी है, तो 3 महीने के बाद ये फैक्टर अपने किसी व्यक्ति को भेजेगा इंपोर्टर के पास कि भैया पैसे ला, पैसे दे। तो इंपोर्टर जो है पैसे अब किसको देगा? एक्सपोर्टर को या फैक्टर को? फैक्टर को पैसे देगा। तो बेटे जब ये पैसे इससे ले लेगा तो ये अपनी कमीशन, फैक्टरिंग कमीशन लेस करेगा, 60% जो उसने पहले दे दिया वो लेस करेगा। बैलेंस जो बच गया, बैलेंस जो बच गया, बैलेंस जो बच गया वो फिर एक्सपोर्टर को बाद में दे देगा। अब आप ये बताइए अगर मान के चलें इस केस में बैड डेट्स हो गए, मतलब इंपोर्टर ने बैड डेट्स कर दिए, उसका दिवालिया निकल गया, वो बैंकरप्ट हो गया, तो बेटे ये लॉस फैक्टर का भी हो सकता है और एक्सपोर्टर का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने फैक्टरिंग एग्रीमेंट में रिकोर्स रिकोर्स एग्रीमेंट किया या नहीं किया। वो डिपेंड करेगा, क्योंकि इस केस में अगर उन्होंने ये पहले से एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया कि फ्यूचर में अगर बैड डेट्स होंगे तो बैड डेट्स फैक्टर बियर करेगा या सेलर बियर करेगा। लेकिन फॉरफेटिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो फॉरफेटिंग सर्विसेज में एक डिफरेंस है कि इंपोर्टर उस बिल को गारंटी किसी बैंक से दिलवा देता है और जो एक्सपोर्टर है वो 100% फाइनेंस ले लेता है फॉरफिटर से, और रिस्क सारा बैड डेट का फॉरफिटर का होता है, ना कि एक्सपोर्टर। दूसरी बात, 100% पैसे चले जाते हैं। तीसरी बात बेटे फैक्टर जो है ना, फैक्टर फैक्टर कई बार कुछ एडिशनल सर्विसेज भी देता है। जैसे जैसे डेटर्स मैनेजमेंट की, उसके डेटर्स की अकाउंट्स मेंटेन करने की, उसकी मॉनिटरिंग करने की। लेकिन फॉर फैक्टिंग सर्विसेज में कोई और एडिशनल सर्विसेज
नहीं मिलती। तो अब ये डिपेंड करना है ना कि आपका टेस्ट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका क्या खाने का मन कर रहा है। तो बेटे उसी के बेसिस पे आप सर्विसेज लेंगे। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है कि एडवांस में पैसे मिल जाते हैं एक्सपोर्टर को, सेलर को। जो पैसे उसको 3 महीने 2 महीने क्रेडिट पीरियड के बाद मिलने थे, वो पैसे उसको पहले ही मिल जाते हैं। कैसा है बेटे? आइए रजिस्टर खोल लीजिए मेरे बच्चे। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी शॉर्ट नोट लिखा है, बड़ी मेहनत से बेटे। पहले मैंने स्लाइड्स बनाई आपकी क्लास लेने से पहले। मुझे अच्छा लगेगा मेरे बच्चे अगर आप जल्दी से रजिस्टर में लिख लेंगे। आइए क्वेश्चन 15, forfeiting, write difference between forfeiting and export factoring, forfeiting and export factoring। तो हमें डिफरेंस लिखना है फॉर फैक्टरिंग सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। वैसे फैक्टरिंग मैंने पहले भी एक लेक्चर में समझाया था, क्रेडिट पॉलिसी में भी समझाया हुआ है। तो सीएस दिसंबर 2015, सीएस प्रैक्टिस मैनुअल, सीएस जून 2016 सब जगह आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका हिंट आपको दे रहा हूं। आपको कसम है, आज देखिए सुबह का दिन है, लेक्चर 15 का दिन है। आपको कसम है अगर आपने ना लिखा तो। ए पॉइंट, फॉरफेटिंग इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। बेटे दोनों ही वैसे तो फाइनेंसिंग है। इट इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग of receivables, debtors pertaining to international trade। बेटे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड हम इसको कह रहे हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। Forfeiting is a form of financing. Forfeiting is a form of financing of debtors or receivables pertaining to international trade, pertaining to international trade। एक पॉइंट लिखेंगे बेटे। देखिए मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, चुपचाप भी तो खड़ा हो सकता हूं। बेटे मेरा मन ही नहीं मानता, मैं मन से पढ़ा रहा हूं। मुझे बार बार आपके दिमाग में डालने की अंदर से इच्छा होती है। मैं क्या करूं बेटे, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं क्या करूं। बी पॉइंट, forfeiting is the purchase of, बी पॉइंट लिखिए। forfeiting, forfeiting क्या है? is the purchase of trade bill, purchase of trade bill, purchase of trade bill by a bank और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। फॉरफिटर कोई भी कर सकता है जो धनी व्यक्ति है। मुथ्थू फाइनेंस भी कर सकता है, जी कैप भी कर, जेन पैक भी वाले भी कर सकते हैं, बार्कलेस फाइनेंस वाले भी कर सकते हैं। विदाउट recourse टू द सेलर, विदाउट recourse टू द सेलर। सी पॉइंट, purchaser is in the form of discounting the trade bill covering entire risk of bad debts in collection। परचेजर कौन? फॉरफिटर। परचेजर ऑफ बिल लिखे तो ज्यादा बढ़िया है, परचेजर ऑफ ट्रेड बिल तो ज्यादा समझ आएगा। इज, परचेजर ऑफ ट्रेड बिल is in the form of, is in the form of discounting the trade bill। Purchaser of trade bill is in the form of discounting the trade bill covering entire risk of bad debts, covering entire risk of bad debts in collection। मैंने अभी बताया कि सारा बैड डेट का रिस्क तो फॉरफिटर ही बियर करता है। बेटे कितनी मेहनत से अभी भी डायग्राम दिया मैंने समझाते हुए, और उससे पहले अलग से प्रिपेयर किया कि आपको ज्यादा समझ आए, ये भावना रखता हूं। प्लीज अगर इतनी मैंने मेहनत की है तो थोड़ी सी मेहनत आप कर लेंगे तो मुझे और खुशी मिलेगी यार। प्लीज बेटे डायग्राम बनाए। फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट इन रिलेशन टू फॉरफेटिंग सर्विसेज। बेटे फॉरफेटिंग सर्विसेज के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। एक जगह एक्सपोर्टर है, एक जगह इंपोर्टर है। आप नंबरिंग का ध्यान देना, मैंने नंबरिंग की है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो ज्यादा समझ आएगा।
फिर आपको फ्लो चार्ट याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। एक्सपोर्टर इंपोर्टर, फर्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्टर सेल्स गुड्स एंड ड्रॉज ट्रेड बिल। सेकंड पॉइंट, treasury bill is accepted, trade bill is accepted by importer and get guaranteed by importers bank। तो ये पूरा का पूरा स्टेप नंबर 2 है। ट्रेड 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 बिल इज एक्सेप्टेड एंड गेट गारंटेड बाय बाय इंपोर्टर्स बैंक। थर्ड पॉइंट, अब ये बिल क्योंकि एक्सपोर्टर के पास आ गया, तो थर्ड पॉइंट, एक्सपोर्टर सेल्स द बिल, द गारंटेड बिल, जो जिसकी गारंटी मिली है, टू बैंक, अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एट अ डिस्काउंट। तो फॉर फिटर बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, और जब क्रेडिट पीरियड खत्म होगा या जब भी उसको पैसे लेने होंगे, तो बेटे वो फोर्थ स्टेप देखिए, अब लाल रंग का एरो मैंने कितना मोटा सा बनाया है, फोर्थ स्टेप देखिए, लाल रंग का एरो कितना मोटा सा बनाया है। फॉर फिटर या बैंक डायरेक्टली इंपोर्टर बैंक से जाकर पैसे ले लेगा, और अगर बैड डेट्स होंगे तो ये खुद ही बियर करेगा, उसके पास नहीं जाएगा, एक्सपोर्टर के पास नहीं जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि आप बना रहे हैं। अब बेटे इस पेपर में आपको डिफरेंस पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरफेटिंग एंड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। तो प्लीज बेटे डिफरेंस भी लिख लें। वैसे तो मैं समझा चुका हूं कि फॉरफेटर 100% पैसे देता है, फैक्टर 100 से कम देता है। तो पहला डिफरेंस, अ फॉरफेटर डिस्काउंट्स 100 of bill, but in case of factoring less than 100 is being given by a factor। पहला डिफरेंस लिख लें प्लीज बेटे, सब लिखें, बड़ी मेहनत हो रही है, आप ही के लिए हो रही है, आप ही के लिए हो रही है, तभी तो YouTube में इतनी मेहनत करके, इतने पैसे रिकॉर्डिंग रूम में खर्च करके भी आपके लिए मैं फ्री में अपलोड कर रहा हूं। फॉरफिटर जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, प्रोवाइड्स बैड डेट गारंटी टू एक्सपोर्टर but in case of factoring, export factor bases his credit decision on the credit standards of the exporter। तो बहुत बढ़िया लिखें, सेकंड रोमन लिखें। एक बच्चा कहता है जी ये स्टडी में भी है, हाँ बेटे है बेटे, फिर भी वहां से मैंने लैंग्वेज को सिंपल किया, समरी बनाई, और आपको पेपर में किस तरह से लिखना चाहिए, कौन से फ्लो चार्ट्स देने चाहिए वो बनाए। फ्लो चार्ट तो नहीं है, ये लैंग्वेज भी बड़ी सिंपल कर दी है, और आप लिख रहे हैं, लिखने से ज्यादा समझ आता है बेटे। चलो जी, थर्ड रोमन, फॉरफेटिंग 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 इज अ प्योर फाइनेंशियल एग्रीमेंट। forfeiting forfeiting is a pure financial agreement, while फैक्टरिंग में फाइनेंसिंग तो है ही, उसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन एक्सेट्रा। रोमन 4, forfeiting finances bills out of credit transactions और ट्रेड बिल्स विच जिसका पीरियड 3 से 5 साल तक भी जा सकता है। तो फॉरफेटिंग जो है खाली ट्रेड बिल पे सीमित नहीं है, उधार दिया आपने, लोन दे दिया, तो बेटे उस केस में भी फॉरफेटिंग लग सकती है, इसलिए उसका पीरियड 3 से 5 साल तक जा सकता है। लेकिन फैक्टरिंग के केस में बेटे लेस देन 12 महीने ही होता है, क्योंकि वो ट्रेड ट्रांजैक्शंस है, क्रेडिट उतना ही दिया जाता है। 3 to 5 years लिखा, बट फैक्टरिंग इज अ शॉर्ट टर्म, फैक्टरिंग इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डील।
but factoring is a short term financial deal. रोमन 5, a factor does not guard against. बेटे जो फैक्टर होता है, फैक्टर एक्सपोर्ट फैक्टरिंग जो करता है उसको फैक्टर बोलते हैं। वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस पे गार्ड नहीं करता, वो रिस्क सारा एक्सपोर्टर को बियर करना पड़ता है। बट फॉरफेटिंग में ये रिस्क फॉरफेटर बियर करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ वो एक्स्ट्रा प्रीमियम ले सकता है। प्लीज लिखें, प्लीज लिखें, a factor does not guard against exchange rate fluctuations and forfeiture charges a premium for such foreign exchange transaction risk. Foreign exchange transaction risk. बेटे फ्लो चार्ट बनाएं, फॉरफेटिंग का मीनिंग लिखें, फैक्टर का मीनिंग लिखें, दोनों के फ्लो चार्ट बनाएं, डिफरेंसेस लिखें। कैसे हो सकता है कि आपके नंबर ना आए? अब आप खुद सोचिए कि आप अभी तक क्या लिख कर आते थे, आप कितने फ्लो चार्ट बनाते थे, और आप जो लिखते थे क्या उसका कोई मतलब होता था? फिर नंबर कैसे आते? करें हम इतना और एक्सपेक्ट करें इतना, कहाँ का इंसाफ है? लेकिन अब आपने जब वीडियो देख लिया है तो अब आपकी आंखें खुल गई हैं, चौंधिया गई हैं आंखें। अब आपने प्रण कर लिया है कि आप अब फ्लो चार्ट बनाएंगे और पूरा ध्यान से, मतलब आपको क्योंकि समझ आ गया है, तो ये रटने की जरूरत भी नहीं है, तो फॉर्मेलिटी निभाई अपने लिखवा कर। आपको अभी कहूं तो अभी लिख लोगे, क्यों? क्योंकि आपको मतलब समझ आ गया है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, मेरे बच्चों को लॉजिक पसंद है, इसीलिए तो आपको मैं ये क्लासेस दे रहा हूं इन्हीं बातों के साथ।